अध्याय 9 दो विश्व युद्धों के बीच जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पहला विश्व युद्ध 1914 और 1918 तक पूरे यूरोप में व्याप्त था। इस महायुद्ध को मुख्य रूप से एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीपों के धरती, आकाश और समुद्र की सीमाओं में लड़ा गया। इसमें हुई क्षति के अभूतपूर्व आंकड़ों के आधार पर इसे विश्व युद्ध की संज्ञा दी गई। यह युद्ध कई आने वाली मानवीय पीढ़ियों के इतिहास में एक ऐसे अनुभव के रूप में याद रखे जाने वाली घटना थी जो अपने परिणाम के फलस्वरूप फिर से पूरी दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध के पायदान पर खड़ा कर गई, जहां पूरी दुनिया हिंसा की चपेट में आ गई थी और विनाश का विभत्स मंजर धरती के हर देश में फैलने लगा। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पूरा विश्व दो गुटों में बंट गया, पहला मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। पूरी दुनिया विचारधाराओं और अपनी सामाजिक वर्चस्व को केंद्र बिंदु मानकर युद्ध के चक्रव्यूह के चारों ओर घूमने लगी, जिसमें उदारवादी लोकतंत्र, समाजवाद, साम्यवाद और दक्षिणपंथ की विचारधाराएं प्रमुख थी। उदारवादी लोकतंत्र तानाशाह विचारधाराओं के विरुद्ध में थी। उदारवादी लोकतंत्र संवैधानिक रूप से सरकार के पक्ष में थी, जिसमें चुनाव के माध्यम से ऐसी सरकार का गठन के पक्ष में थी जो अपनी जनता के प्रति उत्तरदायी हो। 1919 के बाद कई देशों में उदारवादी संविधान बने, लेकिन इस संविधान में धनी वर्ग की प्रधानता मुख्य रही, जिसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार प्रभावी रूप से हावी हो गया। लेकिन उदारवादी व्यवस्था उस देश में अधिक सफल रही जहां पहले से ही संपन्नता थी, जैसे ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। दक्षिणपंथी आंदोलन और फासीवाद। इस माहौल में यूरोप के कई देशों में उदारवाद विरोधी आंदोलन प्रभावित होने लगे। इन देशों में एक बड़ा तबका मध्यम वर्ग का था, जिसमें छोटे व मध्यम किसान, दुकानदार, व्यापारी, छोटे उद्योगपति तथा व्यवसायी शामिल थे। यह वर्ग एक और बड़े पूंजीपतियों के विरुद्ध था, क्योंकि उनकी नीतियों के कारण मध्यम वर्ग के व्यवसाय घाटे का सामना कर रहे थे। 1929 की महामंदी के कारण सबसे अधिक प्रभावित यही वर्ग था। किसानों की जमीन नीलाम हो रही थी, छोटी दुकानें व कारोबार बंद हो रहे थे और बेरोजगारी बढ़ रही थी। दूसरी ओर यह निम्न मध्यम वर्ग समाजवाद और साम्यवादी मजदूर आंदोलन का भी विरोध करता था, क्योंकि वे निजी संपत्ति का विरोध करते थे, जबकि मध्यम वर्ग अपनी छोटी संपत्ति को बचाने में लगा हुआ था। ऐसे में यह छोटी संपत्ति वाला मध्यम वर्ग उदारवाद और साम्यवाद दोनों के खिलाफ हुआ। 1925 के बाद और विशेषकर 1929 की महामंदी के बाद यह मध्यम वर्ग राजनैतिक रूप से सक्रिय होने लगा। यह आंदोलन चुनावी लोकतंत्र, उदारवाद, कानून का राज, समानता का सिद्धांत, समाजवाद जैसी सब बातों के विरुद्ध था और साथ ही दूसरे देशों के विरुद्ध अति राष्ट्रवादी भी था। इस तरह के विचार फासीवाद विचार कहे जाने लगे। इन आंदोलनों का फायदा उठाते हुए इटली व जर्मनी में नई फासीवाद पार्टियां उभरने लगी। फासीवाद कई प्रकार के थे, मगर उनमें कुछ बातें समान थीं। पहला, वे अति राष्ट्रवादी थे। वे यह जताते थे कि राष्ट्र हित ही एकमात्र सर्वोपरि हित है और राष्ट्र को आमतौर पर देश के बहुसंख्यक समुदाय के बराबर मान लिया जाता था। वे विश्व में अपने राष्ट्र का आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, जिसके लिए सैन्यवाद और युद्ध उन्माद पर जोर देते थे। दूसरा, वे राष्ट्र के अंदर किसी प्रकार का द्वंद्व या संघर्ष, जैसे वर्ग संघर्ष, राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा आदि को खत्म करना चाहते थे। वे राज्य के हाथ असीमित शक्ति देना चाहते थे, ताकि वह ऐसे संघर्षों का हल अपनी ओर से तय करके सब पर थोपे। तीसरा, वे हिंसा में और बलपूर्वक अन्य राजनीतिक दलों, संगठनों आदि को ध्वस्त करने में विश्वास रखते थे। चौथा, वे लोकतंत्र विरोधी थे। फासीवादी यह मानते थे कि लोकतंत्र, चुनाव, कानूनी प्रक्रिया, नागरिक स्वतंत्रता व अधिकार राष्ट्र की समस्याओं के हल में बाधा है और एक व्यक्ति तथा एक पार्टी का शासन और तानाशाही राष्ट्रहित के लिए आवश्यक है। पांचवा,
वे प्रायः पारंपरिक, पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों में विश्वास रखते थे, जैसे महिलाओं को बच्चे पैदा करके घर संभालना है या समाज में अपने से ऊंची हैसियत वालों का आदर करना चाहिए और उनके आदेशों को बिना प्रश्न किए मानना चाहिए आदि। समानता, सबके लिए बराबर अवसर, विविधता के प्रति सम्मान और सहिष्णुता आदि मूल्यों में वे विश्वास नहीं करते। 6. वे पार्टी के सर्वोच्च नेता के आह्वान पर जनता को निरंतर उद्वेलित करके आंदोलन का निर्माण करते हैं। फांसीवाद लगातार जनता को आंदोलन की अवस्था में रखता है और वह नियंत्रित जन आंदोलन पर निर्भर होता है। लोगों तक संदेश पहुंचाने तथा उनकी भावनाओं को भड़काने के लिए राज्य के मीडिया का जबरदस्त उपयोग किया जाता है। 7वां, जर्मनी जैसे देशों में फांसीवाद नस्लवाद का रूप धारण करता है और किसी बहुसंख्यक नस्ल की श्रेष्ठता और वर्चस्व को स्थापित करना उसका कथित उद्देश्य होता है। इसके तहत यहूदी जैसे अल्पसंख्यक नस्ल या धर्म के लोगों को निशाना बनाया गया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार को सही ठहराया गया। इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवादी पार्टी 1919 से सक्रिय थी, जो मुख्य रूप से मजदूरों के संगठनों को हत्या, मारपीट आदि तरीकों से तोड़ने में लगी थी। यह पार्टी धीरे धीरे एक व्यापक हिंसक आंदोलन के रूप में विकसित होने लगी, जो लोकतांत्रिक तरीकों जैसे याचिका देना, न्यायालय में केस करना आदि की जगह सीधी भीड़ के द्वारा कार्यवाही की पैरवी करती थी। फिर भी 1922 में मुसोलिनी ने एक विशाल यात्रा प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य राजधानी रोम पर कब्जा जमाना था। इटली के राजा और अन्य परंपरावादियों ने मुसोलिनी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। सत्ता में आने के बाद अन्य राजनीतिक दलों व मजदूर संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया। जीवन के हर क्षेत्र और सरकार के हर काम को फांसीवादी पार्टी ने अपने नियंत्रण में ले लिया। इस प्रकार इटली में लोकतंत्र की जगह फांसीवादी पार्टी और एक नेता मुसोलिनी की तानाशाही स्थापित हुई। जर्मनी में नाजीवाद। जर्मनी में अडोल्फ हिटलर के नेतृत्व वाली नेशनल सोशलिस्ट वर्क्स पार्टी, संक्षेप में नाजी पार्टी, 1934 में सत्ता में आई। 1924 से 1934 के बीच जर्मन निम्न मध्यम वर्ग में इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। इसके कई कारण थे। पहला, जर्मनी के लोग वर्साई संधि के जर्मन विरोधी शर्तों से नाराज और आहत थे और जब उन्हें हर साल उसका हर्जाना विजयी देशों को देना पड़ा तो उनके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची। वे एक ऐसे नेता की तलाश करने लगे जो जर्मनी को इस शर्मिंदगी से उबारे। जर्मनी का मध्यम वर्ग 1929 और 1933 के बीच महामंदी से अत्यधिक प्रभावित था। जर्मनी में औद्योगिक उत्पादन आधे से भी कम रह गया था। ऐसे में बेरोजगारी तेजी से बढ़ी, जिसके कारण मध्यम वर्ग से असंतुष्टि भी बढ़ी। उग्र राष्ट्रवादी नाजी पार्टी ने इसके लिए यहूदियों व दूसरे देशों को जिम्मेदार ठहराया। 1929 के पश्चात नाजी पार्टी की लोकप्रियता में निरंतर वृद्धि हुई। 1932 के चुनावों में नाजी पार्टी संसद में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। Folgendes habe ich namens des deutschen Volkes und der deutschen Regierung zu erklären. Deutschland hat abgerüstet. Es hat alle in dem Friedensvertrag auferlegten Verpflichtungen weit über die Grenzen jeder Billigkeit, ja jeder Vernunft hinaus erfüllt. हिटलर ने उद्योगपतियों, भूस्वामियों आदि के साथ गठबंधन स्थापित किया। साम्यवादी क्रांति के भय तथा वामपंथियों की बढ़ती ताकत से चिंतित होकर 1933 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर नियुक्त किया। हिटलर ने अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिरोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसने बेरोजगारी की समस्या का समाधान एवं जर्मनी को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराने का आश्वासन दिया। अपने भाषणों में हिटलर जर्मन आर्य नस्ल को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बताता था। सत्ता प्राप्ति के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी 1933 में संसद में लगी आग के लिए साम्यवादियों को दोषी ठहराया गया
तथा सभी साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। फरवरी 1933 को संसद में पारित अग्नि अध्यादेश फायर डिक्री के जरिए सभी नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, जो कि नाजी शासन के अंत तक बना रहा। मार्च 1933 में इनेबलिंग एक्ट संसद में पारित किया गया। इस कानून के द्वारा हिटलर ने संसदीय व्यवस्था को समाप्त कर केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्राप्त कर लिया। संपूर्ण जर्मनी को नाजी विचारधारा के अनुरूप व्यवस्थित एवं नियंत्रित करने हेतु विशेष निगरानी एवं सुरक्षा दस्तों का गठन किया गया। एसएस, अपराध नियंत्रण पुलिस, गेस्टापो, गुप्तचर राज्य पुलिस एवं एसडी, सुरक्षा सेवा जैसी नाजी संस्थाओं को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए। संपूर्ण जर्मन समाज का नाजीकरण किया गया तथा नाजी पार्टी के खिलाफ विचारधारा रखने वाले सभी समूहों को बलपूर्वक खत्म कर दिया गया। 1933 में यातना शिविर स्थापित किए गए। इनके अलावा 1939 तक कम से कम 30,000 से अधिक लोगों को देशद्रोह के नाम पर मृत्युदंड दिया गया। नाजी शासन के अधीन समाज एवं राज्य। नाजी शासन के अंतर्गत संपूर्ण लोक प्रशासनिक सेवा तथा सेना की निष्ठा जर्मन राज्य के प्रति न होकर हिटलर के प्रति होती थी। इसके लिए लोग एक प्रतिज्ञा लेते थे। सभी प्रशासनिक अधिकारियों को नाजी पार्टी द्वारा स्थापित संस्थाओं का सदस्य बनना अनिवार्य था। नाजी शासन ने अर्थव्यवस्था को युद्ध अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी। इसके तहत भारी उद्योगों को, विशेषकर शस्त्र उद्योगों को बढ़ावा मिला। रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के तहत सबको रोजगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य तय किया गया। इस परियोजना के तहत विशाल सड़कों का निर्माण, शस्त्र उत्पादन तथा फॉक्सवैगन कार निर्माण प्रमुख थे। इन प्रयासों से जर्मनी महामंदी के प्रभाव से उबर तो पाया, मगर उसके औद्योगिकरण का मुख्य ध्येय युद्ध था और युद्ध करने पर ही वह अर्थव्यवस्था कायम रह सकती थी। नाजी शासन ने संकीर्ण पितृसत्तात्मक विचारों को बढ़ावा दिया। नाजी शासन में पत्रकारिता पूर्ण रूप से नाजी सरकार द्वारा नियंत्रित थी। जर्मन इतिहास का महिमा मंडन किया गया तथा विज्ञान में नस्लीय विज्ञान को प्रमुखता से पढ़ाया जाने लगा। यहूदियों व अन्य का नरसंहार। मध्यकाल से ही यूरोप के कई देशों में यहूदी विरोधी मानसिकता पाई जाती थी, लेकिन हिटलर ने इस मानसिकता का उपयोग जर्मन लोगों को उनके खिलाफ एक होकर खड़े करने के लिए किया। यह प्रचार किया गया कि यहूदी नस्ल ही खराब है और जर्मन में सभी समस्याओं का कारण है। यहूदी विरोधी विचारों ने नाजी शासन के दौरान विभत्स रूप धारण कर लिया। सितंबर 1935 में यहूदियों की नागरिकता समाप्त कर दी गई। यहूदियों एवं जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी लगी एवं इसे अपराध घोषित कर दिया गया तथा उन पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए। यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार। 9-10 नवंबर 1938 में एक भयानक सुनियोजित कार्यक्रम में पूरी जर्मनी के यहूदियों की संपत्ति, घरों एवं प्रार्थना घरों को तहस नहस कर दिया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जाना जाता है। पूरे जर्मन इलाकों में लगभग 42,500 यातना शिविर बनाए गए। हिटलर ने घोषणा की कि यूरोप के सभी यहूदियों को अंततः मार डाला जाएगा। उन्हें गुलामों जैसे काम करना पड़ा और 1941 और 1945 के बीच उन्हें सुनियोजित तरीके से गैस चैम्बरों में मार डाला गया। इस प्रकार 15 लाख बच्चों सहित 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। जहां भी जर्मन सेनाओं ने कब्जा किया, वहां 161 के यहूदियों को अलग यातना शिविरों में भेज दिया गया और अंत में उन्हें विषैली गैसों के माध्यम से मार डाला गया। यहूदियों के अतिरिक्त 50 लाख पोलिश, रूसियों, खानाबदोश जिप्सियों, शारीरिक व मानसिक रूप से अपंग लोगों को नाजी शासन ने यह कह के मार डाला कि इनके कारण जर्मन नस्ल ही खराब हो जाएगी। इस पूरे नरसंहार कार्यक्रम को होलोकास्ट नाम से जाना जाता है।
विदेश नीति और द्वितीय विश्व युद्ध। 1933 की शुरुआत में हिटलर ने शांतिपूर्ण नीति अपनाने का आश्वासन दिया तथा उसका मुख्य लक्ष्य वर्साई संधि की अपमानजनक शर्तों को खत्म करना और जर्मनी के लिए समानता की स्थिति प्राप्त करना था। वह चाहता था कि किसी भी तरीके से जर्मनी 1919 में खोए क्षेत्रों को वापस मिला ले। 1933 में हिटलर की जर्मनी ने पुनः सशस्त्रीकरण की नीति अपनाई और धीरे धीरे हवाई जहाज़ों, टैंकों व पनडुब्बियों से लैस सशक्त सेना का निर्माण किया। 1935 में हिटलर ने वायुसेना एवं सेनाओं में अनिवार्य भर्ती जैसी घोषणा की, जो सीधे तौर पर वर्साई संधि की अवहेलना थी। 1936 में ही हिटलर ने इटली के फांसीवाद शासक मुसोलिनी और जापान के साथ सोवियत रूस विरोधी समझौता किया। उसी वर्ष उसने अपनी सेना को स्पेन के फांसीवादी सैनिक तानाशाह की मदद में भेज दिया और अपने नए हथियारों व सैन्य व्यवस्था का परीक्षण किया। इस बीच हिटलर ने भांप लिया कि ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी से अभी भी युद्ध नहीं करना चाहते थे और अपने और रूस के बीच हिटलर को खड़ा करना चाहते थे। ब्रिटेन की इस नीति को हिटलर तुष्टीकरण नीति कहते हैं। इसका फायदा उठाते हुए हिटलर ने 1939 में ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। 1939 के अंत में उसने सोवियत रूस के साथ अनाक्रमण समझौता किया, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण न करने पर सहमत हुए। सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में कर लिया। पोलैंड के साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ उससे विश्व स्तब्ध रह गया। पोलैंड के समर्पण के बाद वहां के अधिकांश यहूदी, बुद्धिजीवी, अभिजात्य वर्ग के लोग, शिक्षक आदि को चुन चुनकर मार डाला गया ताकि पोलैंड को कोई नेतृत्व न दे। हिटलर ने यह कहा कि गैर जर्मन लोग कमतर मनुष्य हैं जो गुलाम बनने के ही लायक हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर वह अंततः पूरे विश्व पर कब्जा करना चाहता था। हिटलर ने जर्मन सैनिकों को यह बताया कि दूसरे देश के लोग कमतर मनुष्य हैं जो जर्मन नस्ल के आगे टिक नहीं पाएंगे और जल्दी ही हार जाएंगे। पोलैंड के समर्थन में ब्रिटेन एवं फ्रांस ने 1939 में जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसी कदम ने विश्व युद्ध का स्वरूप ले लिया। जर्मनी ने उत्तरी यूरोप और फ्रांस पर 1940 के मध्य तक कब्जा कर लिया। जर्मन सेनाओं ने उत्तरी अफ्रीका में प्रवेश करके ब्रिटेन के उपनिवेशों पर हमला किया। इस बीच इटली और जापान भी जर्मनी के समर्थन में युद्ध में कूद गए। तीनों मिलकर धुरी राष्ट्र कहलाए। 1941 में जापान ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पर हमला बोला और जर्मनी ने रूस पर। इन दोनों देशों का युद्ध में प्रवेश निर्णायक रहा। अब ब्रिटेन, सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका मिलकर जर्मनी, इटली और जापान से लड़ने लगे। ब्रिटेन, सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और अन्य जर्मन विरोधी देश मिलकर संयुक्त राष्ट्र या मित्र राष्ट्र कहलाए और आगे जाकर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की, जिसका पहला मुख्य उद्देश्य धुरी राष्ट्रों को हराना था। 1942-43 में स्टालिनग्राद नामक शहर में हिटलर की विश्व विजयी सेना ने पहली बार हार का मुंह देखा। उसके बाद सोवियत सेनाएं आगे बढ़ती गईं और 1945 में जर्मन राजधानी बर्लिन को कब्जे में ले लिया। इससे पहले हिटलर ने आत्महत्या कर ली। 1942 से ही दूसरी ओर अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर फ्रांस को आज़ाद करने में लगे थे और वे भी धीरे धीरे बर्लिन की ओर बढ़े। इस बीच इटली की भी हार हुई और मुसोलिनी ने आत्महत्या कर ली। बर्लिन पर जीत के बाद अमेरिका ने अगस्त 1945 में बचे हुए धुरी देश जापान को मजबूर करने के लिए उसके 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया और उसके तुरंत बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। मानव ने अब तक इतना भयावह, विनाशकारी और क्रूर युद्ध नहीं देखा था। एक ओर हिटलर और जापानी सेनाओं ने अमानवीयता और क्रूरता की मिसालें स्थापित की, तो दूसरी ओर निहत्थे नागरिकों पर
गिराए गए एटम बम के प्रभाव ने विश्व मानस को हिला दिया। इस युद्ध में 225 लाख सैनिक मारे गए और लगभग उससे दुगने यानी लगभग 500 लाख सामान्य नागरिक मारे गए। इसमें होलोकास्ट में मारे गए 60 लाख यहूदी और हिरोशिमा और नागासाकी में मरे 2,50,000 लोग भी शामिल हैं। सर्वाधिक मानवीय क्षति सोवियत रूस को हुई। कहा जाता है कि वहां 200 से 400 लाख लोग मारे गए, जो कि वहां की जनसंख्या का लगभग 20% थी। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी युद्ध में सामान्य नागरिक सैनिकों की तुलना में अधिक मरे। पहली बार ऐसा युद्ध हुआ जिसमें प्रत्येक नागरिक, स्त्री और पुरुष युद्ध में शामिल हुए। ऐसा युद्ध जिसके लिए पूरी अर्थव्यवस्था को युद्ध के लिए पुनर्गठित करना पड़ा ताकि असीम मात्रा में हथियार तैयार हों। यह एक तरह से 19वीं सदी के महत्वपूर्ण परिवर्तनों का परिणाम था। जैसे राष्ट्र राज्यों की स्थापना 20वीं सदी के पहले 50 वर्ष इतने भयावह रहे क्योंकि मानव समाज ने जिन चीज़ों को अपने हित के लिए बनाया उन्हीं को काबू में नहीं रख सका। उल्टा मनुष्य अपनी इंसानियत ही खो बैठा और हैवानियत की हदों को पार कर गया। हाना का सूटकेस। जापान में एक होलोकॉस्ट संग्रहालय बनाया गया ताकि वहाँ के लोगों को इसके बारे में पता हो। इसमें प्रदर्शित करने के लिए ऑशविट्ज़ यातना शिविर से कुछ सामग्री आई थी, जिसमें से एक सूटकेस सबको आकर्षित कर रही थी। यह उन सूटकेसों में से था जिनमें विषैले गैस कमरों में मारे गए लोगों के सामान थे। सूटकेस पर लिखा था हाना ब्रेडी, जन्म 1931, अनाथ। यानी इस अनाथ बच्ची को उसके 13वें साल में मारा गया था। इस पर जापानी बच्चों के बहुत सारे सवाल थे। वह कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी, वह क्यों अनाथ हुई, उसे क्यों मारा गया आदि। पर संग्रहालय की निदेशिका के पास उनके उत्तर नहीं थे, तो उन्होंने हाना के बारे में पता करने की कोशिश की। कई वर्षों बाद आखिर में पता चला कि हाना का एक बड़ा भाई कनाडा देश में जीवित है। उसने एक पत्र में हाना की कहानी बताई। हाना का परिवार चेक रिपब्लिक के नोवे मेस्टो शहर में रहता था। वे यहूदी थे। जब 1939 में नाजियों का कब्जा हुआ तो यहूदियों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। नाजियों ने यहूदियों पर स्कूल, सिनेमा, पार्क आदि में जाने पर रोक लगा दी। घर से बाहर निकलते समय यहूदियों को एक पहचान निशान पहनना पड़ता था। धीरे धीरे उन्हें नाजी यातना शिविरों में ले जाया जाने लगा। एक दिन हाना की माँ को ले जाया गया और दूसरे दिन पिता को। तब हाना 11 साल की नहीं हुई थी। उसके जन्मदिन पर माँ ने शिविर से उसे एक तोहफा भेजा था, जो उनसे मिली आखिरी खबर थी। भाई और बहन अब अकेले थे। 14 मई 1942 को उन दोनों को एक यातना शिविर भेजा गया, जहां वे 2 साल रहे। 23 अक्टूबर 1944 को हाना को ऑशविट्ज़ भेज दिया गया, जहां उसे गैस से मार दिया गया। भाई गुलामी कर रहा था। इस बीच नाजियों का राज खत्म हुआ। उसे अपनी बुआ के माध्यम से पता चला कि उसके माता पिता और बहन मार दिए गए हैं। भाई ने लिखा, मेरी दुनिया उसी पल खत्म हो गई है। मैं आज भी हाना के नन्हे हाथों को महसूस करता हूँ। मैं उसे बचा नहीं सका। मुझे इस बात का बहुत दुख है। भारत और द्वितीय विश्व युद्ध। एक बार फिर अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों से सलाह किए बिना भारत को युद्ध में झोंक दिया। भारतीय सेना को जापान से लड़ने के लिए बर्मा और सिंगापुर तथा जर्मनी व इटली से लड़ने के लिए अफ्रीका भेजा गया। सेना के उपयोग के लिए भारी मात्रा में अनाज, कपड़े आदि सामान खरीदा गया। इस कारण कीमतों में भारी वृद्धि हुई और आम लोगों को अभाव का सामना करना पड़ा। इसका सबसे भयानक प्रभाव 1943 में बंगाल के अकाल के रूप में सामने आया, जिसमें 30 लाख से अधिक लोग भूखमरी और महामारी के कारण मरे। यह अनाज उत्पादन की कमी के कारण नहीं हुआ, मगर सेना के लिए सरकार द्वारा खरीदी के कारण अभाव से उत्पन्न हुआ। व्यापारी मौके का फायदा उठाकर अनाज की जमाखोरी करके मालामाल हो रहे थे। अगर सरकार प्रयास करती
तो पर्याप्त मात्रा में अनाज पहुंचाकर लोगों को बचाया जा सकता था। मगर उपनिवेशी शासन ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन उसी समय भारतीय व्यापारियों व उद्योगपतियों ने युद्ध की वजह से बढ़ी मांग के कारण खूब मुनाफा कमाया और धनी हो गए। विश्व युद्ध में हमारी नीति क्या हो, इसको लेकर राष्ट्रवादी आंदोलन में गहरे मतभेद उभरे। कुछ लोगों को लगा कि हमें मौके का लाभ उठाना चाहिए और जर्मनी और जापान से मदद लेकर अंग्रेजों को भारत से भगाने का प्रयास करना चाहिए। इनमें से प्रमुख थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने जर्मनी और जापान की मदद से सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज को स्थापित किया और वहां से नागालैंड और मणिपुर की ओर बढ़ने लगे। गांधी जी, नेहरू और पटेल जैसे नेता इसके विरुद्ध थे। वे मानते थे कि जर्मनी और जापान की अलोकतांत्रिक और अमानवीय नीतियों का समर्थन नहीं करना चाहिए। उनका मानना था कि भारतीयों को जर्मनी का समर्थन किए बिना अंग्रेजों से लड़ना चाहिए। 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, लेकिन साम्यवादी मानते थे कि हिटलर को हराना विश्व में लोकतंत्र और समाजवाद बचाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे में जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, अंग्रेजों का विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन युद्ध समाप्त होते ही तीनों धाराएं फिर से साथ हुई और नेहरू सहित अन्य कांग्रेस नेता आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों की रक्षा में जुट गए और साम्यवादी दल भी फिर से राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हो गए। विश्व युद्ध के बाद विश्व युद्ध में जीत का श्रेय मुख्य रूप से सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन को जाता है। इन तीन देशों ने यह तय किया कि सर्वप्रथम नाजी शासन व्यवस्था को विघटित करना है। विभिन्न अमानवीय कृत्यों के लिए नाजी अधिकारियों को दंड दिया गया, लेकिन केवल 11 को मृत्युदंड दिया गया। बाकी को कारावास और आजीवन कारावास मिला, जो कि उनके अपराधों की तुलना में बहुत कम था। फिर एक बार यूरोप का नया नक्शा बनाया गया। यूरोप का वह हिस्सा जिसे सोवियत रूस ने आज़ाद किया, अब वह रूस का प्रभाव क्षेत्र बना और जापान सहित बाकी हिस्सों पर अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र बना। जर्मनी का विभाजन हुआ और उसका पूर्वी भाग रूस के और पश्चिमी भाग अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में गया। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, युगोस्लाविया रूसी प्रभाव क्षेत्र में रहकर स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हुए। इसी तरह पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, इटली, ग्रीस आदि देश अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र में रहकर स्वतंत्र राष्ट्र राज्य बने। जापान में वहां के राजा का शासन जारी रहा, मगर अमेरिकी तत्वाधान में चुनाव के द्वारा नई सरकार बनी और उसने एक नए लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण किया। अमेरिका और रूस दोनों ने अपने प्रभाव क्षेत्र के देशों के आर्थिक पुनः उद्धार की योजना बनाई, ताकि युद्ध से जिन देशों का विध्वंस हुआ था वे फिर से विकास करें। इस बीच यह प्रस्ताव आया कि यहूदियों के लिए उनके पौराणिक शहर यरूशलेम के आसपास एक अलग देश बने। यह वास्तव में अरब लोगों के क्षेत्र में था और अरब लोग व वहां रहने वाले फिलिस्तीनी लोगों ने इसका विरोध किया। फिर भी अमेरिकी सरकार की मदद से 1948 में यहूदियों का देश इज़राइल बना। संयुक्त राष्ट्र संघ। जैसे ही युद्ध में जर्मनी की हार की शुरुआत हुई, एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए प्रयास शुरू हुआ। ब्रिटेन, रूस और अमेरिका के नेताओं ने कई बार मिलकर भावी विश्व व्यवस्था और इस प्रस्तावित संगठन की रूपरेखा पर विचार प्रारंभ कर दिया। युद्ध समाप्ति के बाद अक्टूबर 1945 में 50 देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना और देशों के बीच विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाना था। हर देश की आंतरिक प्रभुसत्ता का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में न्याय और देशों के अंदर मानव अधिकारों व सामाजिक विकास को बढ़ावा देना इसके प्रमुख सिद्धांत रहे हैं। राष्ट्रसंघ मुख्य सदस्य देशों की सहमति के आधार पर ही काम करता था और उसके पास अपने निर्णयों को लागू करवाने की ताकत नहीं थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में यह ध्यान रखा गया कि किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर अगर प्रमुख देशों की सहमति हो तो उसे उन देशों के सैनिक बल के आधार पर लागू करवा सके।
उस समय 5 प्रमुख देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ में विशेष स्थान दिया गया। ये थे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत रूस और चीन। इन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनाया गया और प्रत्येक को यह अधिकार था कि वह किसी भी निर्णय पर आपत्ति होने पर उसे रोक सकता था। इसे वीटो अधिकार कहते हैं। सुरक्षा परिषद के अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों की आम सभा भी होती है, जिसमें कई मसलों पर विचार विमर्श और निर्णय होता है। इनके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी स्थापित हुआ, जिसमें देशों के बीच के विवादों को सुलझाया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियां ठीक से लागू हो। देशों के बीच सहयोग और विकास के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां बनाई गई, जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आदि। संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न समस्याओं के बावजूद पिछले 70 वर्षों से विश्व में शांति, विकास और सहयोग के लिए काम कर रहा है और जो तृतीय विश्व युद्ध के खतरे को टालने में सफल रहा है।